बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा पाठ का जो आगे का भाग है व्याकरण, उसके बारे में। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध और सर्वमान्य रूप के लिए नियम बनाता है, भाषा को अनुशासित करता है। हर जीवित भाषा का एक व्याकरण होता है। जीवित भाषा वह भाषा होती है जो निरंतर लोगों द्वारा प्रयोग में आती है और लोगों की ज़रूरत के अनुसार बदलती रहती है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उसे शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। मतलब व्याकरण के द्वारा ही हमें जानकारी होती है कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। आगे है व्याकरण के 4 मुख्य भेद हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो भी हम बोलते हैं, लिखते हैं या वाक्य बनाते हैं, उसका सबसे छोटा रूप होता है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जब वर्ण जुड़ जाते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है, उनसे शब्द बनते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद कहलाते हैं और जब हम उन शब्दों को एक साथ लिखते हैं तो वो वाक्य बनता है और वाक्य में हर शब्द पद कहलाता है। पद के साथ सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है और जब हम उन पदों को व्याकरण के अनुसार निश्चित क्रम में रखते हैं, उससे सार्थक वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य भाषिक व्यवहार मतलब विचारों के आदान प्रदान के काम होता है। तो बच्चों, सबसे पहले वर्ण बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनेंगे। शब्दों को हम निश्चित क्रम में लिखेंगे, वह पद कहलाएंगे और जब पदों से वाक्य बन जाएगा और वाक्यों का इस्तेमाल हम भाषा के रूप में करेंगे अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए। इस प्रकार शुद्ध भाषा प्रयोग के लिए वर्ण, शब्द, पद, वाक्य का समुचित ज्ञान आवश्यक है। इसी उद्देश्य से व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार, वर्ण मतलब जो हम अ से अनार से ज्ञ से ज्ञानी तक वर्ण लिखते हैं, बोलते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों को लिखने का अध्ययन किया जाता है। सार्थक शब्दों के बारे में समझा जाता है। कैसा शब्द कैसे बना उसके बारे में समझा जाता है। पद, शब्दों से जो पद बनते हैं उनके बारे में समझा जाता है और वाक्य विचार में शब्दों को निश्चित क्रम में रखना और सार्थक वाक्य बनाना, ये समझा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ लोकप्रिय कवि और उनकी भाषा एवं प्रमुख रचनाएं जो उन्होंने लिखी है। कवि, रचनाएं और भाषा। अमीर खुसरो है, इन्होंने जो रचना लिखी है वह है पहेलियाँ और मुकरिया और जो भाषा इन्होंने प्रयोग में ली है वह है खड़ी बोली, जिसे आज हम हिंदी बोलते हैं। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने जो रचना की है वह है पद्मावत और वह अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, वह अवधी भाषा में लिखी गई है। सूरदास ने सूरसागर की रचना की है, वह ब्रज भाषा में रचित है। कबीरदास ने साखी और सबद की रचना की है, वह सदुकड़ी भाषा में लिखी गई है। बिहारी जी ने सतसई की रचना की है, वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। केशव ने रामचंद्रिका की रचना की है, वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। विद्यापति ने पदावली की रचना की है, वह मैथिली भाषा में लिखी गई है। मीरा के जो पद है वह राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना हिंदी भाषा में लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना हिंदी भाषा में लिखी गई है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र और उर्वशी हिंदी भाषा में लिखी गई है। सुमित्रा नंदन पंत और चिदम्बरा की जो रचना है चिदम्बरा हिंदी भाषा में लिखी गई है
और महादेवी वर्मा की यामा हिंदी भाषा में लिखी गई है। प्रेमचंद की गोदान और गबन उर्दू भाषा में। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे दोहरान, मतलब इस पाठ से हमने क्या समझा और क्या सीखा। पहला, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, मतलब भाषा के द्वारा हम अपने विचार सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं और सामने के विचार समझ सकते हैं सुनकर, पढ़कर, और अपने विचार बोलकर या लिखकर सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा है लिखित और मौखिक भाषा के दो रूप है। जो भाषा है उसके दो मुख्य रूप है, लिखित और मौखिक। तीसरा, मातृभाषा बच्चा परिवार से सीखता है। हम जो घर में भाषा बोलते हैं वह हमारी मातृभाषा है। चौथा, देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। और पांचवा है, राजकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा होती है, मतलब सरकारी या ऑफिस के जो भी कामकाज होते हैं जिस भाषा में किए जाते हैं वह हमारी राजभाषा होती है, जैसे कि हिंदी। छठा है मानक भाषा, विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा का एक रूप है, उसे मानक भाषा कहते हैं, जिससे हम सही बोल और लिख सके, जिससे वह सबके समझ में आ जाए। सातवां है लिखित भाषा के ध्वनि चिन्हों के लिए निर्धारित चिन्ह, मतलब जो लिपि है वो भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें लिपि कहेंगे। आठवां है हिंदी संघ की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनी, मतलब हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। सरकारी कामकाज इसी भाषा में होने लगे। नौवां है हिंदी की लिपि देवनागरी है, मतलब अ से ज्ञ तक जो वर्ण हम जानते हैं वह हिंदी भाषा की लिपि है, वह देवनागरी है। अंत में है बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, मतलब जो हम बोली बोलते हैं, जैसे राजस्थान में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी जो बोलियां हैं ये भाषा का क्षेत्रीय रूप है, सीमित है, कम ही लोग इनको बोलते हैं। जिस क्षेत्र में वह रहते हैं वही लोग बोलते हैं। जो बाहर के लोग आएंगे तो वह भाषा नहीं बोल पाएंगे, ना ही सुन पाएंगे और ना ही इसमें जो साहित्य रचना होती है। तो बच्चों, पाठ 1 भाषा और व्याकरण ये सब हमने पढ़ा और समझा। तो यहाँ पर पाठ 1 हमारा समाप्त होता है।